Very good afternoon to all of you and most welcome to our चंडीगढ़ करियर ग्रुप यूट्यूब चैनल। और आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो आज हम कंजंक्शंस का पार्ट 2 करेंगे। कंजंक्शंस की टाइप्स जो हैं अब हम उनको वन बाय वन जो है स्टडी करेंगे। और उसके बाद हम 18th ऑफ मई के मतलब यस्टरडे के हम जो यहाँ पे वोकेबलरी डिस्कस करेंगे, देन हम इडियम्स की तरफ जो है मूव करेंगे, फर्दर जो इडियम्स होंगे। So let's start with conjunctions. कंजंक्शंस का फर्स्ट जो टाइप है वो है कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस। ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है ये कल क्लास में। तो इसके अंदर हमने अब देखना है कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस क्या होती हैं। वो वाली कंजंक्शंस होती हैं, मैंने कल बताया था कि जो कि दो सेंटेंसेस को और दो वर्ड्स को और यू कैन से दो फ्रेजेस को, टू फ्रेजेस को जो जोड़ने का काम करे वो हमारी होती है कंजंक्शन। लेकिन हमें ये देखना है कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कौन सी होती है। कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस व्हेन टू वर्ड्स और सेंटेंसेस आर ज्वाइंड, दोनों जुड़ते हैं बट दे हैव इक्वल इंपॉर्टेंस, देन दैट ज्वाइंट और लिंक इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। मतलब कि अब यहाँ के इसके टाइटल से ही क्लियर हो पा रहा है कि कोऑर्डिनेट मतलब इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर, जो दोनों हैं। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर बट लगा हुआ है लेकिन इसके आगे वाला सेंटेंस और इसके पीछे वाला सेंटेंस, बट वाला तो यहाँ पे केस आएगा नहीं। तो फिर भी मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि यहाँ तक अगर इससे पहले वाला भी सेंटेंस जो लगा होता है और इसके बाद वाला भी होता है, प्री एंड पोस्ट दोनों, तो वो दोनों जो होते हैं इंडिपेंडेंट होते हैं। ना तो ये इसके ऊपर डिपेंड करता है और ना ही ये डिपेंड करता है। जहां पे दोनों सेंटेंसेस एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं उसको बोलते हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस, जो कि हम फर्दर सेकंड कैटेगरी जो है इसकी वो स्टडी करेंगे इसके बाद। सो कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस के अंदर एक चीज है कि हमें सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है। अब हमें ये कैसे पता लगेगा कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस कौन कौन सी होती हैं। कंजंक्शंस तो बहुत सारी हैं, लेकिन अब कौन सी कोऑर्डिनेट होएगी कौन सी सबऑर्डिनेट होएगी ये कैसे पता चलेगा। ये देखिए, कोऑर्डिनेट के लिए सिर्फ और सिर्फ जो है 7 वर्ड्स जो है रटने हैं सिर्फ। ये जो 7 वर्ड्स है फैन वॉइस फॉर्मूला है, इसकी फुल फॉर्म बताऊंगी मैं। इन वर्ड्स को अच्छे से याद कर लेना है। जहां पे भी ये वर्ड यूज हुआ है तो उसका मतलब ये है कि ये हमारी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होएगी। तो मैं इसलिए इनको क्लियरली एंड धीरे धीरे समझा रही हूँ क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच में इनका क्वेश्चन जो है डायरेक्ट पूछे जाने का जो होता है या वहां पे जो है रहता है, आ जाता होता है कभी कभी। सो चांस होता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है ऐसे ऐसे टॉपिक्स में से ही वो लोग उठाते हैं। कंजंक्शंस, एडवर्ब, मेनली एडजेक्टिव, ये दो तीन टॉपिक्स हैं और मोडाल्स में से इतना नहीं आता है, लेकिन उसका भी हमें क्लियर अच्छे से करके चलना है। तो जो थोड़े से डिफिकल्ट टॉपिक्स रहते हैं इंग्लिश के अंदर, उन्हीं के ऊपर जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्वेश्चन बना देते हैं। सो फैन बॉयज, फैन बॉयज सबसे पहले एफ का मतलब क्या है यहाँ पे लिख देती हूँ। FANBOYNS। सो F for मतलब for, A means and, N means nor, B means but, O means or, Y means yet, and S means so। ध्यान से याद रखना, मैंने सो लिखा है, सो दैट नहीं लिखा, ये नहीं लिखा, सिर्फ सो लिखा है। इस फॉर्मूले को अच्छे से रट लेना है क्योंकि ये सिर्फ जो साथ है हमारी, ये हमारी कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस है। इनके अलावा जितनी भी कंजंक्शंस बच जाती हैं और सिर्फ सिंगल वर्ड में जो होती हैं वो हमारी जो है
क्या होती हैं? सबॉर्डिनेट कंजंक्शंस। सो कोऑर्डिनेट एंड सबॉर्डिनेट कंजंक्शंस का बेसिक सा जो है होपफुली समझ आ गया होगा। कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस को याद करने का जो मेथड है वो है फैनबॉयज फॉर्मूला। सो इसको अब देखते हैं एक एक करके कि हम इनको कैसे यूज करते हैं। फर्स्ट, फैन वॉइस के अंदर में से हमने ए लिया, ठीक है, फैन, FAN, फैन। राम वॉज प्लेइंग एंड लक्ष्मण वॉज स्लीपिंग। अब देखो, अगर ये सेंटेंस यहां तक ही रहता तो भी सही था, और अगर सिर्फ ये अकेला होता तो भी ठीक था, क्योंकि ये दोनों अपने ऊपर जो है डिपेंड नहीं कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। ये अपने आप में ही कंप्लीट है, अपने आप में ये इंडिपेंडेंट हैं। इनको दूसरे सेंटेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो राम वॉज प्लेइंग, यहाँ पे भी सेंटेंस अगर खत्म हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह से अगर ये सेंटेंस यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे खत्म हो जाता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। तो फैन बॉय सिर्फ वहीं लगते हैं, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन सिर्फ वहीं लगती हैं जहां पे दोनों सेंटेंसेस इंडिपेंडेंट हों, जिनका एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट ना पड़ता हो। सेकंड एग्जांपल, आई केप्ट माय रूम कीज ऑन द टेबल बट समवन स्टॉल इट। अब यहाँ पे अगर इसको यही रहने देती मैं, यहाँ तक भी ठीक था कि आई केप्ट माई रूम कीज ऑन द टेबल, बट यहाँ पे बट लगा के इन्होंने आगे भी कर दिया। लेकिन अगर ये हाफ हाफ सेंटेंस भी होता, टेबल तक फिनिश भी हो जाता, तो भी किसी को कुछ नहीं पता लगना था कि ये स्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है। सिंपल बात चल रही है कि उसने अपने टेबल पे रखी थी रूम कीज। ठीक, तो दोनों इंडिपेंडेंट है फ्रॉम ईच अदर। नेक्स्ट जो है थर्ड, you can keep on playing or you can go to the shop to buy some vegetables। अब यहाँ पे और यूज हुआ है जो कि फैन बॉयज का ही जो है और है, ओ से और। तो यहाँ पे भी ये यहाँ पे भी खत्म हो जाता है। अगर यहाँ पे नहीं खत्म हो जाता तो यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे भी खत्म हो सकता था। यू कैन गो टू द शॉप टू बाय सम वेजिटेबल्स, यू कैन कीप ऑन प्लेइंग, तो यहाँ पे भी फुल स्टॉप लग सकता था। तो फर्स्ट सेंटेंस, सेकंड सेंटेंस, बोथ आर इंडिपेंडेंट, बोथ में से कोई भी जो है डिपेंड नहीं कर रहा है एक दूसरे के ऊपर। नेक्स्ट, there must be someone on the roof for I hear the footsteps। अब यहाँ पे देखिए कि फोर का यहाँ पे मीनिंग क्या है। अगर तो फोर यूज हुआ है, फोर का यहाँ पे कंजंक्शन में फोर, और एक फोर उधर प्रेपोजिशन में भी यूज होएगा, लेकिन यहाँ पे एक फोर जो एज अ कंजंक्शन, तो दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है, तो इसका मतलब वो कंजंक्शन का काम कर रहा है, वो जोड़ने का काम कर रहा है। तो वो वर्ड जो है कंजंक्शन है, वो प्रेपोजिशन या फिर कोई और पार्ट्स ऑफ स्पीच का वो नहीं है। फोर और बिकॉज, इन दोनों का जो है मीनिंग सेम होता है, मीनिंग सेम होता है दोनों का। लेकिन अगर फोर लगा है तो ये हमारी कोऑर्डिनेट है, अगर बिकॉज लगा है तो ये हमारी जो है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होएगी। कोऑर्डिनेट, फोर इज कोऑर्डिनेट। सो यहाँ पे फोर मतलब क्योंकि, देयर मस्ट बी समवन ऑन द रूफ, यहां तक भी खत्म हो सकता था सेंटेंस। फोर आई हेयर द फुटस्टेप्स, क्योंकि मैंने फुटस्टेप्स सुने हैं, मैंने आवाज सुनी है। सो चलिए, होपफुली आज का कंजंक्शंस का पार्ट सबको क्लियर है। बहुत धीरे धीरे चल रही हूँ इस टॉपिक को लेके, क्योंकि ये टॉपिक क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो इनके ऊपर क्वेश्चंस बहुत आते हैं, बहुत स्पॉटिंग एरर्स में भी बहुत आते हैं। सो होपफुली आज का ये टॉपिक क्लियर है। अब हम करेंगे वोकेबलरी। वोकेबलरी का फर्स्ट वर्ड जो है वो है एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल का मतलब क्या होता है, पहले तो ये देख लो कि ये एडजेक्टिव है, और इसका मीनिंग होता है कि एक्सपेरिमेंटल होता है कि कोई नई चीज को एक्सपीरियंस करना, कोई नई चीज जो है ट्राई करना। तो इनोवेटिव, इनोवेटिव, न्यू, ओरिजिनल, न्यू, ओरिजिनल, और क्या आ सकता है इसका, न्यू, ओरिजिनल, बिगिन। अपोजिट आ जाएगा स्टेल,
inexperienced, old, inexperienced, old, inexperienced, old. नेक्स्ट जो है वो है, और सेकंड वर्ड जो है वो है बिलिटल। बिलिटल ये वर्ब है पहले तो, ये दूसरी बात ये इसका मीनिंग होता है किसी चीज को छोटा करना, किसी चीज को डिक्रीज करना, किसी चीज को कंप्रेस कर देना, डिस्पैरेज कर देना। डी, सॉरी ये है डेनिग्रेट करना, सॉरी डेनिग्रेट करना, रन डाउन करना। डेनिग्रेट रन डाउन कर देना और डिक्रीज कर देना, डिक्रीज कर देना। अपोजिट आ जाएगा प्रेज करना, और क्या आ सकता है इसका, प्रेज करना, एनहांस करना, एनकरेज करना, एक्सटेंड करना, इंक्रीज करना। सो होपफुली ये दोनों क्लियर हैं, दोनों वर्ड्स क्लियर हैं। थर्ड वर्ड जो है वो है अमिट। अमिट का ये बहुत ही जो वर्ड है प्रेवलेंट है, इस टाइम बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। कोविड के साथ कोविड-19 लिखा जाता है, उसके साथ यही वर्ड यूज होता है, एमिट-19 और एमिड कोविड-19, तो बहुत ज्यादा यूज हो रहा है ये पिछले साल से वर्ड। तो एक तो ये देख लो, ये प्रपोजिशन है। दूसरी चीज कि इसका मीनिंग क्या होता है, इन मिडल ऑफ मतलब बिटवीन। अगर ये हाँ एमिड, तो ड्यू टू, अमंग, बिटवीन, ड्यू टू भी आ जाएगा इसका मीनिंग, ड्यू टू। और अपोजिट आ जाएगा सराउंडिंग्स, अपोजिट आ जाएगा सराउंडिंग्स, आउटसाइड, सराउंडिंग आ जाएगा, आउटसाइड आ जाएगा। नेक्स्ट जो है फोर्थ वर्ड है वो है कॉन्सर्ट। कॉन्सर्ट का ये तो पहले देखना है, नाउन है। दूसरी बात ये है कि इसका मीनिंग होता है संगी, मतलब जो साथ देने वाला, फ्रेंड जो होता है जिसको दोस्त बोल देते हैं। कॉनकमिटेंट फर्स्ट वर्ड है, कॉनकमिटेंट। सेकंड जो है वो है कंपेनियन, एंड थर्ड जो है मेट, जैसे हम बोल देते हैं क्लासमेट, कॉलेज मेट, तो रूममेट, इस टाइप से पीजी मेट, ये इस तरह के वर्ड्स जो होते हैं मतलब जो साथ रहता हो, संगी, संगी, संगति वाला। नेक्स्ट अपोजिट आ जाएगा एनिमी, एडवर्सरी, नॉट फ्रेंडली, नॉट फ्रेंडली। सो और सेपरेट भी आ सकता है, सेपरेट। होपफुली सारे वर्ड्स क्लियर होते जा रहे हैं। फिफ्थ वर्ड जो है वो है क्रेडेंस। क्रेडेंस ये भी नाउन है और इसका मीनिंग होता है किसी चीज के लिए हामी भरना, किसी चीज को एक्सेप्ट करना, एक्सेप्टेंस। तो और क्या आ जाएगा, एश्योरेंस, सर्टेनिटी, एश्योरेंस, सर्टेनिटी और एक्नॉलेज। एंटोनिम क्या आएगा इसका, डिनाई करना, डिसबिलीव करना, अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी। नेक्स्ट जो है वो है फिफ्थ सिक्स वर्ड है स्ट्रीम। स्ट्रीम जो है ये भी नाउन है, तो ये साथ साथ जरूर लिखते जाना कि क्या वर्ड कौन सा नाउन है और कौन सा एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब जो भी है। इसका मीनिंग होता है सीरीज में चलने वाला, जनरेशन टू जनरेशन और पीढ़ी दर पीढ़ी जैसे होता है। सक्सेशन का मीनिंग यही होता है, जैसे सबसे ऊपर ग्रेट ग्रैंडफादर, उसके नीचे ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर के नीचे ये देखिए यहाँ पे अगर ग्रेट ग्रैंडफादर है, उनके नीचे वाला जो नीचे वाली पीढ़ी है वो ग्रैंडफादर की है, ग्रैंडफादर के नीचे फादर की है, फादर के नीचे जो है फादर सन की है, फादर का जो सन है उसकी है। तो ये जैसे मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी आगे जो आएगी पीढ़ी वो आएगी फादर के सन की, सन का जो होएगा, सन का सन होएगा जो आगे, ऐसे ऐसे जो चलती रहती हैं ये हमारी होती हैं स्ट्रीम, सक्सेशन। तो इसका आ जाएगा सीरीज, स्ट्रिंग।
और अपोजिट आ जाएगा ट्रिकल करना, ट्रिकल करना, सेग्रीगेट करना, सेपरेट करना। Sorry for this kind of handwriting. Actually, there is some injury on my hand, so please कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा एक दो दिन के लिए। चलिए, नेक्स्ट जो वर्ड है वो है स्कम्प। स्कम्प जो है सेवंथ वर्ड है। इसका मीनिंग होता है दबना, मतलब यील्ड करना। तो इसका सिनोनिम आ जाएगा गिव इन, गिव वे, दोनों ही सही है। गिव इन भी आ जाएगा, गिव वे भी आ जाएगा। तो अपोजिट जो होता है वो होता है रेसिस्ट करना, और इसका टॉलरेट भी आ सकता है, टॉलरेट। सो देन आ गया प्रोपेंसिटी। प्रोपेंसिटी का होता है मीनिंग कि किसी चीज की जो है मतलब इंक्लिनेशन, मतलब टेंडेंसी होना किसी को पाने की, प्री डिस्पोजिशन होना, या फिर डिस्पोजिशन अकेला भी आ सकता है, रेडीनेस भी हो सकता है। सो यहाँ पे आ जाएगा एक डिस्पोजिशन भी आ सकता है, प्री डिस्पोजिशन तो आ जाएगा, डिस्पोजिशन भी आ सकता है। इसका ऑपोजिट आ जाएगा डिसलाइक, लाइक ना करना, इंडिस्पोजिशन, अवर्सनेस, और एक आ सकता है डिसइंक्लिनेशन, डिसइंक्लिनेशन। चलिए, आज के सारे वर्ड्स क्लियर हैं होपफुली, और अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, कोई भी अगर डाउट है इनके रिगार्डिंग। नेक्स्ट, अब हमने शुरू करने हैं ईडियम्स। फर्स्ट ईडियम जो है आज का वो है कॉल समवन आउट, मतलब किसी को चैलेंज देना लड़ाई के लिए। टू चैलेंज समवन टू अ फाइट, बुलावा देना लड़ाई के लिए, किसी को ललकारना। नेक्स्ट जो है वो है कटिंग कॉर्नर्स। कटिंग कॉर्नर्स मतलब कोई चीज को इतने बुरे तरीके से करना, इसी किसी को मतलब मैनेज करना, अरेंज करना इस चीज से, बट किस चीज के लिए? इन ऑर्डर टू सेव सम टाइम और मनी, पैसा और टाइम बचाने के चक्करों में बहुत ही गंदे तरीके से कोई काम को करना, किसी चीज को करना। नेक्स्ट थर्ड जो है वो है बीट द रैप। बीट द रैप मतलब कि अगर किसी ने क्राइम किया है तो उसको अवॉइड करना, फाउंड गिल्टी ऑफ अ क्राइम, मतलब जानते हुए भी उसको अवॉइड करना क्राइम। नेक्स्ट फोर्थ जो है वो है डोंट गिव अप द डे जॉब, मतलब कुछ अच्छा पाने के लिए जो कम तुम्हारे पास है उसको भी खो देना उसको पाने के चक्रों में। डोंट लीव योर करंट एम्प्लॉयमेंट इन द होप्स दैट समथिंग बेटर विल कम अलोंग। सो ये नहीं होना चाहिए कि इसको छोड़ के हमें ज्यादा अच्छा जो है एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा, अच्छा जो है हमें जॉब मिल जाएगा। नेक्स्ट जो है वो वर्ड है पे थ्रू द नोज। पे थ्रू द नोज मतलब कि किसी चीज के लिए यूजुअल प्राइस से बहुत ज्यादा हाई पे जाके पे करना, पे मोर देन द यूजुअल प्राइस फॉर इट, किसी चीज के लिए, किसी भी चीज के लिए उसका मोल जो है, उसका जो प्राइस है बहुत ज्यादा पे कर देना एज कंपेयर टू इट्स यूजुअल जो प्राइस जो मार्केट में है उसके बहुत ज्यादा ऊपर जाके। सो होपफुली आज के इडियम्स भी जो हैं सबको क्लियर हैं। तो जो मैंने कल ईडियम्स करवाए थे वो तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईडियम्स हैं, उनको छोड़ना नहीं है, पढ़ लेना है, और ये वाले ईडियम्स भी पढ़ लेने हैं। और मैं सिर्फ वो वाले ही ईडियम्स करवा रही हूँ जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है पेपर के लिए। तो इनको भी अगर पढ़ते चले जाओगे तो ये भी इनफ होंगे ईडियम्स, क्योंकि डेली के 5 भी पढ़ते रहोगे तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ये इकट्ठे हो जाएंगे, कितने की वर्ड्स इकट्ठे हो जाएंगे। तो अगर इतने भी पढ़ लोगे तो बहुत है, तो अलग से पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस इनको ही रट्टा लगाते रहो। और दूसरी बात, इनको वर्ड्स इन इडियम्स को जो है सेंटेंसेस में क्रिएट करने की जो है कोशिश किया करो, सो दैट तुम्हें अच्छे से इनको समझना हो, समझ जो है आ जाए इनको। तो आज के वर्ड्स
कंजंक्शंस एंड ईडियम्स जो है, इनको काम इनका क्या है तुम्हारा, इनको लर्न करने का। तो इनको अच्छे से लर्न करना है, समझना है। सो होपफुली आज की क्लास जो है सबके लिए बेनिफिशियल रही होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर एंड बाय बाय फॉर नाउ।